चलो, अभी हमने ओजोनोलाइसिस देखा, तो उससे पहले आगे चलने से पहले एक बार फिर से लिस्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्किन देखो। अल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है मेनली, और उसके साथ साथ और भी दूसरी रिएक्शंस दिखाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी H2, एडिशन ऑफ हैलोजन यानी X2, एडिशन ऑफ HX, इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलेंगे, इसको हेलोजिनेशन बोलेंगे, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन, और वाटर के एडिशन को हाइड्रेशन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन के अपोजिट होती है। एलिमिनेशन को सिर्फ डी बोलते हैं, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एटसेट्रा। अदर रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन देखा। ऑक्सीडेशन में दो टाइप देखे, माइल्ड ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए अल्कलाइन या फिर एक्वेस KMnO4 यूज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग के लिए एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2OCN यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाले के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते, उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट को आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर अल्कीन है तो उससे या तो कीटोन बन सकता है या तो अल्डिहाइड बन सकता है। कीटोन है तो आगे कुछ नहीं होगा, रिएक्शन वहीं पे रुकेगी। अगर अल्डिहाइड हो तो इसमें दो टाइप हो सकते हैं, एक तो ये फॉर्मल डिहाइड बन सकता है यानी मिथेनॉल, या फिर ऑदर अल्डिहाइड्स बन सकते हैं। अगर ऑदर अल्डिहाइड बनते हैं तो इसका आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा, लेकिन फॉर्मल डिहाइड का क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां पे भी नहीं रुकता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, और ये आगे जाता है तुम्हारा CO2 और H2O में। CO2 और H2O ये फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, इसके आगे कुछ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। चलो अब आगे हम जाएंगे, नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। दिस रिएक्शन इज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बाय यूजिंग ओजोन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। याद रहे इसके पहले एक थी एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर और दूसरी थी एडिशन या फिर रिएक्शन विथ अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। These two reactions were used to determine the presence of double bond या फिर presence of unsaturation। डबल बॉन्ड ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। प्रेजेंस मतलब बॉन्ड है कि नहीं, लेकिन ये रिएक्शन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मतलब कौन से कार्बन के बीच में। अगर तुम्हारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये दोनों रिएक्शन बताती थी कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब ये वाली रिएक्शन क्या करती है, डबल बॉन्ड है तो वो कहां पर है, मतलब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। किस तरीके से ये करते हैं आगे देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये तो याद रहे कि इसमें क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहां पे रिएक्शन होगी कैसे देखो। दिस इज ओजोन, दिस इज प्रोपीन, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोन ऐड होगा, इस तरीके से ऐड होगा। देखो CH3 CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, और ओजोन के 3 एटम कुछ इस तरीके से ऐड होते हैं। 2 एटम ऐसे नीचे और तीसरा एटम इस तरीके से। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में नहीं, सॉरी, डबल बॉन्ड पूरा का पूरा निकल जाता है, ये इस तरीके से है ना, क्योंकि 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना, अभी ऐसा लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ओजोन किस तरीके से अप्लाई हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है, ये जरा देखो, इसे ओजोनाइड कहते हैं। ओके, ये जो इंटरमीडिएट है ये एक्चुअली इंटरमीडिएट है, इसके आगे भी रिएक्शन होने वाली है। ओजोन के साथ रिएक्शन अभी हो गई है, एडिशन ऑफ ओजोन हो चुका है। अब इसके आगे बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाली है। ऑलरेडी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, सो ओजोनोलाइसिस हो चुका है, लेकिन ये एक अनस्टेबल रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज अनस्टेबल रिंग, और इसको अब हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। यूजुअली ये एरो के ऊपर दिखाया जाता है जिंक, और ऐसे वाटर तो मीडियम की तरह एक्ट करेगा इस रिएक्शन में। तो सेकंड स्टेप में ये जो वाटर है याद रखना है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सो दिस इज नॉट रिएक्टेंट, दिस इज सॉल्वेंट।
बट दिस इज रिएक्टेंट एंड नॉट कैटलिस्ट। कई बार एरो के ऊपर जो लिखा जाता है वो कैटलिस्ट भी हो सकता है या फिर रिएक्टेंट भी हो सकता है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट में कंज्यूम होकर फिर पैदा होता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। एक बार उन चीजों को देख लो पहले, क्या क्या किसे कहते हैं। मान लो ऐसी एक रिएक्शन है, एक ओवरऑल रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होती है, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इन दोनों की, तो इनको ऐड करके जो आती है उसे ओवरऑल कहते हैं। ये याद रहे, ओवरऑल रिएक्शन होती है और इनके स्टेप्स है, ये है स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। कभी कभी इसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, राइट। ओवरऑल नीचे लिखूंगा। ओवरऑल क्या है, इसमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ऐड करते वक्त क्या करना है, जो अपोजिट साइड में स्पीसीज है उनको काट देना है, इसको। लेकिन यहां पे थोड़ा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये क्या होगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल में ये और डी की रिएक्शन हो रही है और ई प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सी और बी क्या है देखो जरा। सी क्या है, रिएक्शन के एक स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है अगले वाले स्टेप में, तो ऐसे को बोलते हैं इंटरमीडिएट। दिस सी इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। जो बीच में पैदा होकर फिर से कंज्यूम होता है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद यहां पे ये जो बी है वो शुरू में कंज्यूम हो रहा है लेकिन फाइनली फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैटलिस्ट। और जो एक बार कंज्यूम होने के बाद में प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ये भी देखो, डी एक बार कंज्यूम हो रहा है बाद में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ए और डी इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो एक ही बार प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बाद में कंज्यूम नहीं हो रहा, सी प्रोड्यूस होके फिर कंज्यूम हो रहा है दूसरे स्टेप में, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। और जो कंज्यूम होके बाद में प्रोड्यूस होके बाद में कंज्यूम नहीं होता उसे कहते हैं प्रोडक्ट। हो सकता है कि यहां पे सी के साथ कुछ एक्स प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन एक्स अगली वाली स्टेज में कंज्यूम नहीं हो रहा, तो ये एक्स भी तुम्हारा प्रोडक्ट ही है और ओवरऑल रिएक्शन में वो दिखेगा। सो ई एंड एक्स आर प्रोडक्ट्स। ओवरऑल रिएक्शन में जो राइट साइड में दिखते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है, ओवरऑल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और रिएक्शन के मैकेनिज्म में यानी स्टेप्स में जो बीच में प्रोड्यूस होकर कंज्यूम हो रहा है उसको इंटरमीडिएट कहेंगे, और जो कंज्यूम होके बाद में फाइनली और प्रोड्यूस हो रहा है उसे कैटलिस्ट कहेंगे। तो कैटलिस्ट के बारे में ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के शुरू में जितना था फाइनली भी उतना ही रहता है, अनअफेक्टेड। रिएक्टेंट शुरू में रहते लेकिन फाइनली वो कंज्यूम हो जाते हैं। प्रोडक्ट शुरू में नहीं रहते लेकिन फाइनली प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट शुरू में भी नहीं रहते और फाइनली भी नहीं रहते। तो ये भी लिख लेता हूं मैं। चलो ये देखो, ये सभी के मैंने डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इनको जरा देख लो और समझ लो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लो, राइट। रट्टा नहीं मारना, इनका समझना है कि क्या क्या है, राइट। ओके, याद रहना है रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन में ना तो कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट दिखाया जाता है लेकिन ऐसे ऊपर ऐसे बी बोल के दिखाएंगे। अब याद रहे ये जो कैटलिस्ट है कभी कभी इस रिएक्टेंट को भी दिखाया जाता है एरो के ऊपर, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, इसके लिए तो पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब इंटरमीडिएट को कहीं नहीं दिखाया जाता, ओवरऑल रिएक्शन में कहीं नहीं दिखाया जाता, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। अब कंफ्यूजन कब होता है, जब ओवरऑल रिएक्शन में कभी कभी क्या किया जाता है, जो मेन रिएक्टेंट है, मान लो ये मेन रिएक्टेंट है और ये मेन प्रोडक्ट है, ये रिएजेंट है अटैकिंग रिएजेंट, मान लो ये डी, और ये बाय प्रोडक्ट है एक्स। तो मेन रिएक्टेंट को ऐसे ए निकाल के ऐसा ई बताएंगे और जो रिएजेंट है इसको ऐसे ऊपर डी ऐसा लिखेंगे, और ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इस कैटलिस्ट को ऐसा कॉमा करके बी लिख देंगे। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये कैटलिस्ट है कि रिएजेंट है पता नहीं चलता। रिएजेंट यानी रिएक्टेंट का ही टाइप होता है, और ये कैटलिस्ट है कि रिएजेंट है ये पता नहीं चलता। तो उसके लिए तो रिएक्शन ही पता होनी चाहिए। पूरी रिएक्शन जब पता चलते हैं तो हमको समझता है कि डी कंज्यूम हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, तो उससे हम बता सकते हैं कि वो रिएजेंट है या कैटलिस्ट है। लेकिन लिखने का तरीका ये भी है,
तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट को और रिएजेंट को अलग तरीके से नहीं लिखा जाता, आपको समझना पड़ता है कि कौन कैटलिस्ट है और कौन रिएजेंट है। तो इतना ही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये तो समझता है रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये भी समझता है, बस प्रॉब्लम रहता है रिएजेंट और कैटलिस्ट में। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कौन कौन क्या क्या है, राइट। इंटरमीडिएट मैंने बताया आपको क्या होता है, जो बीच में पैदा होता है और बाद में कंज्यूम हो जाता है। ये यूजुअली जो इंटरमीडिएट होता है ना वो उतना स्टेबल नहीं रहता, इसलिए वो प्रोड्यूस होके कंज्यूम हो जाता है। चलो आगे चलेंगे उस रिएक्शन में। यहाँ थे हम ओजोनोलाइसिस, ओजोन का एडिशन हुआ है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है ये रिंग, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज अनस्टेबल, ऑफ कोर्स उतनी स्टेबल नहीं है। उसके बाद इसको बोला जाता है क्या, प्रोपीन से पैदा हुई है तो प्रोपीन बोलेंगे, और ओजोन का एडिशन है इसलिए ओजोनाइड बोलते हैं, तो इसका नाम है प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। अब आगे वाली स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जिंक रिएक्ट होता है इस ओजोनाइड के साथ इस तरीके से। इधर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे, कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया है सॉल्वेंट की तरह, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे वाटर नहीं इस्तेमाल करते पहली स्टेप में, क्योंकि वाटर पोलर है और ये ऑक्सीजन भी पोलर है, तो ये ओजोन जो है वाटर के साथ ही रिएक्ट होगा और कुछ तीसरा ही बना देगा, इसलिए पहली स्टेप में वाटर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब दूसरी स्टेप में क्यों किया जाता है आगे देखेंगे। पहले रिएक्शन क्या है देखो, जिंक इस रिंग को ब्रेक करता है बड़े ही आराम से, किस तरीके से, तो हमेशा याद रखना है इसको ब्रेक करना है आपको ऐसे, मतलब एक ऑक्सीजन को इधर लेके जाना है, एक ऑक्सीजन को इसके साथ लेके जाना है, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो इस जिंक के साथ आता है। इसका क्या काम है देखो, पहले प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं देखो, ये देखो, ये पहला वाला प्रोडक्ट, इसको लिखता हूं मैं CH3CH। अब ये सिंगल बॉन्ड तो वो नहीं होगा, अब यहां का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इधर डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा, ना तो इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ना ऑक्सीजन की, तो सिंपल है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ। याद रहे ये बिल्कुल ऐसे किधर से भी नहीं बनाना है, कुछ लोग कुछ भी करते हैं, मतलब यहाँ से ऐसा बनाएंगे, अरे ऐसा नहीं, बिल्कुल आराम से ये कार्बन के साथ ही है ये बॉन्ड, तो थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे हम, ये ऐसे, तो ये आपका बन गया अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल है, इथेनॉल, राइट। अब दूसरा है ये वाला प्रोडक्ट आपका, तो इसको इधर लिखेंगे हम प्लस, ये है आपका CH2 और ये नीचे डबल बॉन्ड। ये बेसिकली कैसे है, ये एक्चुअली ऐसा CH3 और C डबल बॉन्ड OH ये है ये, और ये क्या है दोनों तरफ से हाइड्रोजन, ये देखो ये ऐसा, और इधर H, ठीक है। अब लिखने के तरीके थोड़े कैजुअल हो जाएंगे, आगे समझ लेना है कि कहाँ पे क्या है, अभी मैच्योरिटी बढ़ गई है तो समझ लेना है। ये है आपका इथेनॉल, ये है आपका मिथेनॉल, मिथेनॉल, एल, ओयल नहीं, ओयल है तो अल्कोहल होगा, लेकिन ये अल्डिहाइड्स है। अब इस जिंक का क्या रोल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूं लेकिन आपको आगे लिखना है प्लस ZnO। तो ये जिंक जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हमको पता है अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें भी ज्यादा अल्डिहाइड ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हमेशा याद रखना है तुमको। ऑक्सीडेशन होते वक्त अल्डिहाइड और कीटोन जब पैदा होते हैं तो उसमें से जो अल्डिहाइड है वो बहुत ही जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हमको अगर प्रोडक्ट अल्डिहाइड के स्टेज पर ही रोकना है और उसको अगर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ऑक्सीजन को खुद की तरफ खींच ले और ना कि ये ऑक्सीजन इसको मिले और ये ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद होना चाहिए, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये बहुत ही जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है। तो इसके साथ कंपटीशन कौन खेलेगा, ये जिंक, ये बोलेगा तू जा मैं ले लेता हूं इस ऑक्सीजन का, और जिंक तो मेटल है
तो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है, राइट, समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। जिंक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। तो इसको और इसको जिंक आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। अगर जिंक नहीं होता तो ये दोनों अल्डिहाइड्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये नहीं होता तो जिंक है, इसीलिए ये रिडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। इसलिए इस ओजोनोलाइसिस को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी कहा जाता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और अगर जिंक नहीं इस्तेमाल किया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं, जिसके बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बस इतना याद रखो। तो जिंक का काम हो गया। अब ये वाटर सॉल्वेंट का काम क्या है? देखो वाटर, ये जो सॉल्वेंट है ये यहीं पे क्यों इस्तेमाल किया है, यहाँ पे क्यों नहीं किया मैंने बताया, क्योंकि वो ओजोन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ दूसरे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दूसरी स्टेज में, ये तो पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज में एक तो ये वाटर इस रिंग को सॉल्वेट करता है या फिर हाइड्रेट करता है और इसको ब्रेक करने में मदद करता है, क्योंकि वाटर पोलर है और इस रिंग के अंदर भी बहुत ऑक्सीजन है, तो ये इसका सॉल्वेशन होके ये रिंग तोड़ने में हमें परेशानी नहीं होती। आगे दूसरा काम यह होता है कि इस रिएक्शन में एक जिंक प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे ये दोनों। तो ये जिंक जो है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है या फिर ऑक्साइड है और ये ऑर्गेनिक है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की दो लेयर फॉर्म हो जाती है। ये ऊपर ऑर्गेनिक वाले, नीचे इनऑर्गेनिक वाले, इनऑर्गेनिक वाले, ये ऑर्गेनिक वाले। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक वाले यानी पोलर है ये जिंक, तो ये वाटर के अंदर चला जाएगा और ये जो प्रोड्यूस हो गए हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। फ्लोट यानी क्या, स्विम करेंगे। तो हम बहुत ही आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसको नीचे से निकाल लो, इसको ऊपर से निकाल लो। ये सेपरेशन प्रोसेस हमने देखी है। इसको ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है, इसको इनऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है। ये सेपरेशन प्रोसेस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखी है, राइट। सेपरेशन में डिस्टिलेशन था, सॉल्वेंट और क्या था, डिस्टिलेशन के साथ क्रिस्टलाइजेशन भी था। और ये इस तरीके से इसको कुछ नाम था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इस तरीके से कुछ था वहां पे। ये ऐसा इन्वर्टेड फनल और यहाँ पे कॉक रहता था और ऐसे दो लेयर बनती थी, राइट। ये ऐसे था, राइट। ओके छोड़ दो, इसके बारे में बाद में देखेंगे। बाद में मतलब ऑलरेडी देखा हुआ है हमने। चलो आगे। तो हर एक का काम मैंने बता दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर। सो यहां मैं लिख रहा हूं, कहां लिखूं, जिंक इधर लिख रहा हूं, जिंक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना ही लिख रहा हूं, बाकी की जरूरत नहीं। वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट तो लिखा ही है मैंने, हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनलाइजेशन या फिर हेंस कॉल्ड एज, हेंस दिस रिएक्शन, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बात खत्म। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हमको लिखनी। मैंने आपको बताया कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखना होता है, इंटरमीडिएट को नहीं लिखना है, डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो तुम्हारे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी देखो, ये है तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन, ये तुम्हारा रिएक्टेंट रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ आपको ओजोन को रिएक्ट कराना है और यहां पे देखो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दो स्टेजेस में। देखो पहली स्टेज में तुमने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्ट किया और दूसरी स्टेज में हमने जिंक वाटर के अंदर यूज किया।
तो इसको ना लिखते हुए डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिखो तो तुमको मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे लिखने, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में बताया था, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस इसको लिखो और यहां से ब्रेक कर दो, कुछ करना ही नहीं है, यहां से ब्रेक कर दो इस बॉन्ड को बस, और इधर ऑक्सीजन लगाओ और इधर भी ऑक्सीजन लगाओ, काम खत्म, आगे कुछ करना ही नहीं है, हो गया काम, ऐसे ही है, राइट। अब एनसीईआरटी के अंदर तुमको ये ऐसा ZNO नहीं दिया है कहीं पर, लेकिन एक्चुअली ZNO फॉर्म होता है, देना चाहिए, क्योंकि ये कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट है, लेकिन नहीं दिया, ठीक है। ओके चलो, और एक ऐसे ही डिटेल में करते हैं। पहले हम करेंगे स्टेज वाइज, स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हम करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो तुम्हारा रिएक्टेंट है इसको ऐसे ही लिखो, ये C, ये CH3, राइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रहे बॉन्ड कार्बन के साथ ही है, इधर हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड, इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये CH2 ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो रहता ही नहीं, पूरा ब्रेक हो जाता है, और बीच में आते हैं ऑक्सीजन, तीनों के तीनों कैसे आते, दो नीचे और एक ऐसा टोपी की तरह ऊपर, ऐसा। नीचे कुछ नहीं है, याद रहे ये नहीं है, क्योंकि वो होगा तो फिर कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा। ये है आपका ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का क्या नाम है वो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ये है ओजोनाइड, इंटरमीडिएट होता है, और ये आगे जिंक के साथ वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है। और कैसे, इधर से एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला एक प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जिंक के साथ ZNO बनाएगा, ZNO, राइट, जिंक के साथ ZNO। तो तुम्हारे पास है ये CH3, ये C, ये CH3 हो गया, और ये नीचे वाला ऑक्सीजन, बस एक बॉन्ड की जगह पर अब यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड, और फिर CH2 और ये नीचे डबल बॉन्ड। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करना है मैंने बोला, बस ये रिएक्टेंट लिखने हैं, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओ ओ ओ बिल्कुल सही है। और रिएक्शन को लिखना कैसे, पहले स्टेज में O3, दूसरे स्टेज में जिंक कॉमा वाटर, और सिंपली करना क्या है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ के बॉन्ड ब्रेक करने के बाद तुमको दिखेगा ऐसे, ऐसे दिखेगा, प्लस ये CH2 और इसको इधर से डबल बॉन्ड, और बस इधर ऑक्सीजन लगा देना है। ये है तुम्हारे प्रोडक्ट्स। ऑफकोर्स ZNO भी प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट, इधर भी ZNO प्रोड्यूस होता है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन देना चाहिए। ओके, इस तरीके से ये ओजोनोलाइसिस होती है। तुमको ज्यादा काम की यही है, ये उतने काम की नहीं है, इंटरमीडिएट वाली। ओवरऑल रिएक्शन ज्यादा काम का है। ओहो, ये तो बहुत ही मस्त है, अब इसको ट्राई करो तुम। ओजोन के साथ रिएक्ट होने के बाद, इसको थोड़ा जूम करो, ये ऐसे क्या बनेगा, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बेटे। तो तुमको पहले तो ऐसे बताना है, 1 2 3 4 5, यहां तक ठीक है। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, नहीं दिखाना है क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ओजोन कैसे रिएक्ट होता है, ऐसे नीचे 2 और ये ऊपर एक, ये दिस इज योर ओजोनाइड, दिस इज योर ओजोनाइड, राइट। अब ये रिएक्ट होगा आपका किसके साथ, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इधर वाला एक प्रोडक्ट, इधर वाला एक प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये रिंग ऐसे बनेगी। देखो जरा, आराम से देखना है तुमको, बिल्कुल आराम से। 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है तुमको, मतलब ऐसा और ऐसा, हो गया। ये है आपका प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट ZNO। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे क्योंकि इधर की जो ये बॉन्ड है, इसलिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यह एक ही बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये एक साइकिल है। तो साइकिल को मेंटेन करना ही होगा आपको, राइट। अगर ये भी ब्रेक होता तो फिर 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनते। ओवरऑल रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ओवरऑल बहुत ही सिंपल रहती है। मैंने बोला आपको जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, बस इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है। तुम्हारे रिएक्टेंट कैसे रहेंगे,
ये O3 रहेगा, यहाँ जिंक कॉमा H2O। ऑफकोर्स स्टेज 1 और स्टेज 2 ऐसे हमेशा लिखना है। अगर ऐसे स्टेज नहीं लिखोगे तो ऐसा समझा जाएगा कि एक ही स्टेज में ये पूरी रिएक्शन कर दी गई है। एक ही स्टेज में ऐसी रिएक्शन नहीं होती। एक साथ ही तुम O3 ZnH2O डालोगे तो रिएक्शन इस हिसाब से नहीं होगी, Zn ही डायरेक्टली रिंग के साथ अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खाना बनाते हो पहले कुछ डाला जाता है, बाद में दूसरा कुछ डाला जाता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है, ये जरूरी होता है ये मेंटेन करना, राइट। तो सिंपल है, मैंने क्या बोला, तुमको जो भी दिख रहा है उसको वैसे ही लिखो, राइट, ऐसे, और बस इसको ब्रेक करना है। और इसको ब्रेक करके क्या करना है, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, ऐसा बाहर निकालो या नीचे लिखो, ऐसा क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और तुम्हारा ये ZnO। अब इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आयुपैक नेम। एक याद रहे, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। आपको इसको एक अलग तरीके से भी देंगे, इसको, और स्ट्रेट चेन मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, और एक ऐसा, ये 6 कार्बन मतलब CH, और ये कितने कार्बन, ये C और C कितने, 1 2 3 4 5 6, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन लगा लो तुम, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये क्या बच्चों की चीजें, अभी तुम खुद कर लिया करो, राइट। तो ये 2 अल्डेहाइड ग्रुप है। इसका आयुपैक नेम भी आपको पता होना चाहिए। आयुपैक नेम, इसका आयुपैक नेम बहुत ही आसान है, देख लो। आयुपैक नेम क्या है, 1 नंबर और 6 नंबर पर है। तो सबसे पहले तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो डायरेक्टली पेरेंट 6 कार्बन वाला है, इसलिए हेक्स। और 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डायल लगाना पड़ेगा, इसलिए इधर ए लगाना पड़ेगा, हेक्सा 1,6 डाई आल, आल फॉर अल्डेहाइड। ये है आपका प्रोडक्ट, उसका आयुपैक नेम, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, इनमें से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आपको आना चाहिए, राइट। ओजोनोलाइसिस के ऊपर खासकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहां पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोल के है। अब मैंने बोला है कि ओजोनोलाइसिस दिया है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो सिंपली क्या करना है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो ये कार्बन है, इसके ऊपर 2 CH3 है, इसको या तो ऐसे दिखाओ या फिर तुम ऐसे दिखा सकते हो, CH3 और बस करना क्या है, ये डबल बॉन्ड और इधर वाला ये CH2, ये डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, हो गए ये 2 प्रोडक्ट। इसका है नाम एसीटोन या फिर आयुपैक नेम है प्रोपेनोन। और ये है आपका एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे मिथेनॉल। बस ये है प्रोडक्ट, राइट। अब दूसरा इसके उल्टा क्वेश्चन होता है, मतलब यहां पे क्या रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट को पहचानना था, निकालना था। अब यहां पे प्रोडक्ट दिए है, रिएक्टेंट को पहचानना है। अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, तो सोचना कैसे है, रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जिससे ये दोनों प्रोड्यूस होंगे। तो ये प्रोडक्ट को जरा एक दूसरे के आमने सामने डबल बॉन्ड को लगाना है, आमने सामने, मतलब ये भले ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये कैसा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है तुम्हारा प्रोपेनोन और इथेनॉल। अब इनको जरा घुमा के लिखना है, कैसे लिखना है, ये CH3 और इसको ऐसे, इस तरीके से लिखना है कि इनके कार्बोनिल कार्बन एक दूसरे के आगे आए, और ये CH3 ऐसे लिखना है ना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनको एक दूसरे को चिपका देना है, मतलब इस ऑक्सीजन को उड़ा देना है और डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड कर देना है, हो गया काम। तो ये तुम्हारा रिएक्टेंट बनेगा, रिक्वायर्ड रिएक्टेंट, इधर H, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये CH3, ये CH3, यह है तुम्हारा रिक्वायर्ड A। ये ऐसा पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका नाम भी पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, ऑफकोर्स 1 2 3 4। सो सिंपल बात ये हो गई, 1 2 3 4 नहीं, ये नाम गलत है, क्योंकि अल्कीन को, डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नहीं आ रही, तो इसलिए 1 2
2 3 4, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट 2 इन, राइट। इस तरीके से अननोन रिएक्टेंट आपने निकाला, प्रोडक्ट भी निकालने को बोल सकते, रिएक्टेंट भी निकालने को बोल सकते। और एक टाइप होती है इसमें तुमको वर्डिंग में क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो कौन है। मैंने बोला था ना कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर आती है, इसके लिए इस ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये है वर्डिंग, एन अल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस्ड फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल ब्यूटेनोन, फाइंड द अल्कीन। तो उस अल्कीन में डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर था, ये तुमको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट से पता चलता है। ओजोनोलाइसिस होने के बाद तुमको 2 प्रोडक्ट मिले, कौन से बोलता है ये फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, और दूसरा प्रोडक्ट मिला आपको 2 मिथाइल ब्यूटेनोन, यानी 1 2 3 4 ब्यूटेनोन है। 2 मिथाइल बोला है, और ओके ब्यूटेनोन यहाँ पे इसकी पोजीशन देनी चाहिए थी, मतलब यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ है, ये 2 ओन मतलब 2 नंबर पर डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ये ऐसे 2 मिथाइल ब्यूटेनोन। ये हो गए तुम्हारे 2, ये फॉर्मल्डिहाइड है यानी मिथानॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेनोन है। मैंने क्या बोला, अब इनका रिक्वायर्ड अल्कीन कैसे निकालना है, इनको एक दूसरे के आगे लगाना है, एक दूसरे के आगे कैसे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारा ये है ऐसा HC, ये और ये H है, तो इसको थोड़ा घुमा के भी ले सकते हो। घुमा के कैसे लेना है, और इसको भी घुमा के ले सकते हो, दोनों को घुमा के लेना है। कैसे लोगे देखो जरा, ये है तुम्हारा, ये तो मिथाइल ब्यूटेनोन ना, मतलब 2 नंबर पे मिथाइल भी है भाई, ये देखो ऐसे, ये अब ऐसे घुमा के कैसे लेना, ये ऐसे, इसको ऐसे, और इसको भी रोटेट करके लो, ये ऐसे दिखना चाहिए। फिर ये आपका C है, इधर 2 C है और एक, ये याद रहे, आराम से देखो जरा, इस कार्बन को मैंने यहाँ पे लिखा है, और आप क्या करना है, बस इनको फ्यूज कर देना है। सो तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो कौन था, ये ऐसे, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, और देखो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 अगर बोला जाए तो ये 1 और 2 यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर क्या क्या है, इधर एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, और इधर भी है। ओ ये तो गलती हो रही है, 1 2 3 4 5, अरे छोटी सी गलती हो गई। एक तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो रहे। अब ये मैंने जरा मन से ही दिया था इसलिए जल्दबाजी हो गई, तो इसको 3 मिथाइल ले लो, राइट। तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये वाला इधर जाएगा। याद रहे कार्बन के 5 बॉन्ड कभी नहीं होने चाहिए, राइट। सो ये 3 मिथाइल, तो ये बन जाएगा फिर 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये 1 नंबर और ये दूसरा कार्बन है, तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्या क्या है, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर इधर एक कार्बन है और इधर ये कार्बन है, तो ये वाला है ये कार्बन, ये तीसरा वाला कार्बन है मान लो, तो इसके ऊपर इधर एक C है, ऐसे एक C है, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड अल्कीन है। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तुम्हारा आईयूपैक नेम, नंबरिंग बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड से ही देनी होगी, 1 2 3 4, तो ये 3 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट, ब्यूटेन 1 इन, दिस इज योर रिक्वायर्ड अल्कीन। तो इसमें हमने देखा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 नंबर के कार्बन के बीच है। ये हमें कहां से पता चली, ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स के। मतलब तुम अगर लेबोरेटरी में जाते हो और तुमको ऐसी कोई बोतल दे दी जाती है और इसके अंदर बोला जाता है कि भाई अल्कीन है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि डबल बॉन्ड है कहां पर, पहले और दूसरे के बीच में है कि दूसरे और तीसरे के बीच में, और ये तुमको फाइंड आउट करना है एज अ स्टूडेंट या फिर रिसर्चर। तो तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान चीज है। इसमें से थोड़ा सा सैंपल लोगे टेस्ट ट्यूब में ऐसे,
और क्या करोगे, इसमें पहले ओजोन डालोगे, फिर जो भी रिएक्टेंट बने, प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, उसमें जिंक और वाटर डालोगे, और फाइनली ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट आएंगे, कौन आएंगे, ये और ये। अब ये प्रोडक्ट क्या है उसको चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को चेक करोगे और बोलोगे कि अरे भाई, पूरी रिएक्शन होने के बाद, ओजोनोलाइसिस होने के बाद मुझे मिला फॉर्मल्डिहाइड जो कि ऐसा दिखता है, और दूसरा मिला मुझे 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल जो कि जिसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट तभी फॉर्म हो सकते हैं जब अल्कीन ये होगा, यानी पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से ऐसी टेस्ट करके इसका स्ट्रक्चर और इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन तुमने फाइंड आउट कर ली। इसलिए हमने बोला था ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अल्कीन। चलो ओजोनोलाइसिस के और कुछ रिएक्शंस क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। एक मिथेनॉल होना चाहिए, तो उसमें से फॉलोइंग में से कौन पॉसिबल स्ट्रक्चर है, मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओजोनोलाइसिस होने के बाद ये तो इधर से कट हो जाएगा, तो ये तो मिथेनॉल नहीं प्रोड्यूस करेगा, इधर भी नहीं होगा। इधर यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इधर ऑक्सीजन आएगा, तो ये तो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसको अगर कट करोगे तो क्या होगा, देखो जरा, तो हमने देखा है कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। सिंपली ये ऐसे, ये CH2 CH, ये डबल बॉन्ड O, और प्लस ये CH2 और इधर डबल बॉन्ड O। तो ये है आपका मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक H2, यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है ये, गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। हाँ बिल्कुल, जो भी अल्डेहाइड कीटोन होते हैं वो इक्वल मोलर रेशियो में भी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन ए। ओहो रुको, अभी रुको, इसका ना पहले फ्लो डायग्राम निकाल लो। पहले तो अल्कीन ए है जिसको तुम ओजोन के साथ पहले रिएक्ट कर रहे हो और बाद में जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें मिल क्या रहा है, प्रोपेनोन, यानी ये। और दूसरा है इथेनॉल, यानी ये तो ठीक है। चलो अब इससे तो पता चल गया ये अल्कीन कौन है, बहुत ही सिंपल है। अल्कीन कौन है, अल्कीन है, बस इसको जरा घुमा फिरा के लिखो यार, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया पहला, इसका ये डबल बॉन्ड, और फिर इसको भी थोड़ा घुमाओगे तो क्या होगा, ये इधर इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन, ये बस इसको चिपका देना है, मतलब इनके बीच ऐसा डबल बॉन्ड है। ये है आपका रिक्वायर्ड अल्कीन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, ये अल्कीन नहीं प्रेडिक्ट करना है। बोला है कि एडिशन ऑफ HCl टू दिस अल्कीन गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसको, इस अल्कीन को रिएक्ट करना है इन विथ HCl, तो ऑफकोर्स यम के रूल के हिसाब से होगा काम। सो दिस निगेटिव पार्ट, अब जो भी स्ट्रक्चर आएगा तो इस B का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, तो दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड इट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज दिस। तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड गेटिंग कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और इधर ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, और ये वाला हाइड्रोजन भी इधर। तो कौन है ऐसा, ये ऑफकोर्स अभी हाइड्रोजन इधर है और किधर है, हो गया ये भी इधर है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है भाई, देखो कौन है इसके जैसा, कौन है, मेरे ख्याल से क्लोरीन 2 नंबर वाले कार्बन पर है, ये 2 नंबर वाला कार्बन है, उसके ऊपर क्लोरीन और मिथाइल 2 ग्रुप होने चाहिए। तो तुम अगर देखोगे तो यही है, वो यही है। देखो जरा देखो, इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो वही आएगा।
उल्टा करके ये देखो, इसका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो इसका 1 2 3 और ये 4। तीसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन है, देखो इधर भी तीसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो याद रहे, भले ही रिएक्शन आती हो, लेकिन आने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, उसको तुम्हें ऑप्शन के साथ मिलाना भी होता है। तो उसके लिए केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे निकाले जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर को कैसे कंडेंस किया जाता है, घुमा फिरा के कैसे लिखा जाता है, तो यही है, राइट। तो जब नहीं समझ रहा हो तो कार्बन को नंबरिंग दो 1 2 3 4, तब समझ में आएगा, राइट। तो 2 नंबर के कार्बन के ऊपर क्या क्या है, एक मिथाइल और एक क्लोरीन। तो 2 नंबर के ऊपर देखो मिथाइल भी है, क्लोरीन भी है, राइट, हो गया काम। इलिमिनेशन से भी ऑप्शन पता कर सकते हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लोरीन लास्ट वाले कार्बन पे है, जो कि हमारा नहीं है, लास्ट वाले पे नहीं है, 2 नंबर पे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी क्लोरीन लास्ट वाले कहीं तो अलग ही है। इधर प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन 2 नंबर पे है, लेकिन जहां पर क्लोरीन है वहां पे उस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप चाहिए। जहां पर क्लोरीन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप चाहिए, यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, दूसरा नहीं है, इसलिए ये भी कट हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था 2019 वाला। ये क्या कहता है, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। इनका ओजोनोलाइसिस करना है सभी का, और क्या कंपाउंड फॉर्म होगा ये बताना है। तो मैं तो डायरेक्टली उल्टा जाऊंगा, जो ये है इसको थोड़ा ढंग से लिखो, इसको ढंग से। इसके ऊपर देखो रिंग के अंदर आने वाली कार्बन कौन से, ये तो बाहर जाएंगे रिंग के बाहर। तो ज्वाइन कौन कौन होगा भाई, ये और ये, इनके बीच होता है डबल बॉन्ड, याद रहे। जहां पर कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड होता है ओजोनोलाइसिस में हमेशा। तो तुम्हारा ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला, वैसे तो ऑप्शन में 5 कार्बन वाली ही रिंग है, तो ये हो गया तुम्हारा ये पेरेंट पूरा, तो बाकी के तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 5 कार्बन वाली रिंग को कैसे निकाला जा सकता है, प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूं पहले। एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवी, और ये है CHO, और इसके ऊपर ये तो डबल बॉन्ड है। चलो बिल्कुल आराम से लेते हैं, बिल्कुल आराम से लेते हैं इसको। ये देखो, इस CHO को भी तुम ऐसे लिख दो, इस CHO को भी तुम कैसे लिख दो, पहले तो इनको, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, आयुपैक के हिसाब से नहीं नाम दिए हैं, ऐसे ही दिए, राइट। ये 3 है, ये 2 और ये 1। 5 वाले के ऊपर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो हम नहीं दिखाते। पहले वाले के ऊपर क्या है, तीसरे वाले के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये तीसरे वाले के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, और ये देखो ये मिथाइल ग्रुप, और पहले वाले के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, पहले वाले के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या देखा है, ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट से अगर तुमको अल्कीन निकालना है तो करना क्या होता है, बस इन ऑक्सीजन्स को हटा दो और इनके बीच डबल बॉन्ड कर दो, हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, रिक्वायर्ड रिएक्टेंट। तो क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, और इनके बीच ये 5वां है, 4th 3rd 2nd 1st, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, बस इधर डबल बॉन्ड, काम खत्म। ये ऐसा कौन है भाई, ऐसा कौन दिख रहा है तुमको, याद रहे जहां पे 2 मिथाइल, एक तो 2 मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे है ही नहीं, तो ये तो खत्म। तो तुम्हें अगर देखना होगा, याद रहे ये बिल्कुल वैसा ही है, नहीं वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को एडजेसेंट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप को एडजेसेंट इधर है, इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप का एक एक कार्बन छोड़ के, यहां तो 2 कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो ऐसा भी नहीं है, बस यही है। याद रहे बिल्कुल इसके जैसा ये नहीं दिखता, नहीं दिखता, घुमा के भी लिखा हो सकता है ना,
इसको एक्चुअली घुमा के लिखा है, घुमा के। कैसे घुमा के लिखा है भाई, देखो ये 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये एज पर आईयूपैक नेम हमने नाम नहीं दिए हैं, स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए हम नाम दे रहे हैं, इसको नंबरिंग दे रहे हैं। तो एक इधर है, ये 5वां इधर है, और इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसा है। तो तीसरे वाले पे मिथाइल ग्रुप है, देखो बिल्कुल सही है। 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, राइट। इस तरीके से तुम रिएक्टेंट को निकाल सकते हो। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसका आईयूपैक का नाम भी तुम दे सकते हो, लेकिन आईयूपैक के लिए नंबरिंग ये गलत है, नंबरिंग अलग होगी। कैसे होगी देखो, इधर है डबल बॉन्ड, समझ में आया ना। इसी को ऐसा घुमा के रोटेट करके लिखा है, रोटेट करके। और तुम्हारा ये यहाँ पे है CH3, इधर एक है CH3। अब इसकी नंबरिंग में डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आना चाहिए, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट। तो ये 1 2 3 4 5, अगर उसकी जगह पर हम ऐसा करते 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट को बहुत बड़ा नंबर आता, इसलिए ये तरीका इस्तेमाल किया। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ पे, 3 और 4 पे। 3,4 डाइमिथाइल, पेरेंट है पेंट 5 कार्बन वाला, लेकिन साइक्लिक है इसलिए साइक्लोपेंट होना चाहिए, साइक्लोपेंट। तुम खुद पहले ट्राई किया करो। और 1 नंबर पे अल्कीन है इसलिए 1 इन, ये 1 इन। हो गया काम। इस तरीके से तुमको ये रिएक्टेंट निकालना था, ये प्रोडक्ट है। तुम दूसरा तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, हर एक का ओजोनलाइसिस करके देखो, प्रोडक्ट देखो, जो प्रोडक्ट इससे मैच हो रहा है वही तुम्हारा रिएक्टेंट है। लेकिन इससे अच्छा है कि इस तरीके से निकालो। ओके, चलो आगे। मैंने बोला था पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पहचानने के लिए ओजोनोलाइसिस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में यूज किया जाता है। आगे वाली रिएक्शन है, लास्ट वाली रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। पॉलीमराइजेशन मतलब कुछ नहीं होता, उसमें एक छोटा सा यूनिट होता है, मोनोमर बोलते हैं उसको। उसके मेनी यूनिट्स लेने के बाद, n यूनिट्स मतलब 1000 2000 लेने के बाद एक पॉलीमर बनता है। ऐसे छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे को कंबाइन होकर मिल जाते हैं, तो जो बनता है उसको पॉलीमर बोलते हैं। तुम यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा इथेन, इथीन। ये n का मतलब है बहुत ज्यादा बड़ी संख्या, 1000 2000 10,000 भी हो सकती है। और ऐसे मेनी मोनोमर एक साथ आए इसलिए इसको पॉली बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, पॉलीइथिन, मेनी इथिन, पॉलीइथिन, इसको कंबाइन करके बना दिया पॉलीथिन, मेनी इथिन। और ये जो n है ये इधर n चला गया। ऐसा क्यों है देखेंगे, चलो। ये रिएक्शन किस तरीके से होती है एक्चुअली। रिएक्शन को हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट लगता है, होना ही चाहिए। पॉलीमराइजेशन चैप्टर में या पॉलीमर चैप्टर में ये बहुत ही डिटेल में होता है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम। ये CH2 के n यूनिट्स अगर तुम यहाँ पे लगाओगे, इसका CH2 मतलब CH2 नहीं, इथिन इथिन इथिन, ऐसे n यूनिट्स, मतलब इधर भी बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे। और ये कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर जब इस्तेमाल किया जाता है तब क्या होता है, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकिंग हो जाती है। मान लो मैं इन कार्बन को जरा नाम देता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा इनके बीच ऐसे बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये साइमल्टेनियसली नहीं होता, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। तो इधर जो बॉन्ड नहीं था वो इधर बॉन्ड आएंगे, ये देखो इधर ऐसे बॉन्ड आएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एक एक बॉन्ड। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, पूरे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और जहां बॉन्ड नहीं था वहां भी सिंगल बॉन्ड। तो कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद CH2, इधर भी कोई तो है तो मैं नहीं लिखने वाला, इसको ऐसा करके छोड़ देता हूं, मतलब इधर भी बहुत सारे यूनिट है। ये CH2, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। इसके बीच में बॉन्ड नहीं था, अब आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही ये CH2, ये 5वां कार्बन, ये 6th कार्बन, इसमें आ गया, ये इधर ऐसे बहुत सारे। तो CH2 मेनी टाइम्स है। तो क्या किया जाता है,
याद रहे इनको मोनोमर्स कहा जाता है, मोनोमर्स। और ये जो प्रोड्यूस हुआ इतना बड़ा, इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो यहां पे ये तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट है, मतलब यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH2 ब्रैकेट के बाहर, मतलब ओके। तो इसको n टाइम्स ऐसे लिखा जाता है, और इसका मतलब है ऐसे, एक तो ऐसा बॉन्ड दिखाएंगे या फिर नहीं भी दिखाएंगे। बस इतना समझना है कि इधर भी बहुत सारे यूनिट है और इधर भी बहुत सारे यूनिट है, इसको n लिख दिया। या फिर अब यहाँ पे वैसे तो CH2 ही रिपीटिंग यूनिट है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इतने वाले को लिया है रिपीटिंग यूनिट। तो ऐसे भी दिखाया जा सकता है, तो इसको CH2 CH2, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करो और ऐसा n टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो ऐसा n क्यों, देखो पूरे कार्बन कितने हैं, ये 2 कार्बन, और ऐसा n टाइम यानी 2n कार्बन है, तो इसलिए इधर n लिखा है। अगर यहाँ पे लिखना है तो आपको 2n लिखना होगा, क्योंकि दोनों में से एक को ही आपने लिया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी मैच होने चाहिए। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये मोनोमर से ज्यादा मैच करता है, इसको ही लेंगे। इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, याद रहे। मोनोमर कौन है, ये है मोनोमर। ये पूरा पूरा का पूरा पॉलीमर है, दिस इज योर पॉलीमर, दिस इज योर पॉलीमर। और ये जो बीच में है ये रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। आगे अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये कैसे बनाएगा पॉलीमर, तो ये बेसिकली ये ऐसे नहीं बनाता। ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसको ऐसे लिखना होता है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो CH3 है इसको ऐसे लिखना होता है, और यही बार बार ऐड होता है। कैसे बार बार, ये सिंगल बॉन्ड ना पॉलीमर के चेन में नहीं आता, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड ही चाहिए। तो चेन के अंदर, मतलब पॉलीमर की जो बहुत बड़ी चेन बनेगी उसके अंदर डबल बॉन्डेड ही कार्बन आएंगे, और ये वाला नीचे रहेगा। तो होगा क्या, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ऐसे बॉन्ड बनेंगे, और क्या बनेगा, रिपीटिंग यूनिट यही होंगे, रिपीटिंग यूनिट यही होंगे भाई। ये देखो यही होंगे रिपीटिंग यूनिट्स, बिल्कुल यही होंगे। बस डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में, जितने भी डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू टू होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और जहां बॉन्ड नहीं है वहां पे बॉन्ड आएगा, इधर बॉन्ड आएगा इधर बॉन्ड आएगा, और इधर पीछे भी है इधर पीछे भी है, बहुत सारे, राइट। इसको ऐसे दिखाते हैं कि इधर बहुत सारे हैं इधर बहुत सारे। अब याद रहे इस CH3 को हमने अंदर नहीं लिया, अगर ये CH3 को अंदर लेते तो प्रॉब्लम क्या हो जाता, देखो जरा। ऐसे मान लो ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अरे क्या, हाँ CH, और दूसरा इधर CH3 ऐसा लिखते, ये CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा करते, तो प्रॉब्लम क्या होता है, इधर ऐसे बॉन्ड बनता। ये कैसे बना था, मतलब कैसे, ये देखो इधर यहाँ आएगा क्या, और मान लो यहाँ बॉन्ड होता तो इसके तो 5 बॉन्ड हो जाते फिर। और दूसरी बात क्या है, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा क्या, फिर ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसीलिए इसको इस चेन के बाहर ही नीचे रखा जाता है। तो ये जो पॉलीमर की चेन बनती है बहुत बड़ी, वो डबल बॉन्डेड पाई बॉन्डेड कार्बन के बीच ही बनती है। इसका रिपीटिंग यूनिट तुमको क्या दिख रहा है, जरा देखो, ये है तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट, ये और ये वही वही रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसा लिखते, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर नीचे CH3, ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, और ये n टाइम्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। नाउ दिस इज प्रोपीन एंड इट इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोपीन। ये भी एक पॉलीमर ही है। पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। दिस इज योर मोनोमर, दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट, और रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। यूजेस क्या है पॉलीथीन के, तुमको पता है, जो हर रोज हम बैग इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन की, वो पॉलीथीन की ही बैग है, इसको हम बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन को, पाइप्स, टॉयज और कैबिनेट्स में इस्तेमाल किया जाता है
पॉलीप्रोपीन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो बकेट बनाने के लिए, मिल्क के क्रेट्स बनाने के लिए, मोल्डेड आइटम मतलब जो आइटम्स कुछ नहीं होता, मोल्ड्स का इस्तेमाल करके आइटम को बनाना। मोल्ड मतलब एक रेडीमेड ऐसा शेप रहता है, ऐसा मान लो, ऐसा शेप, इसके अंदर प्लास्टिक डालोगे तो तुम्हें इस तरीके का एक मोल्डेड आइटम बना हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं मोल्डेड आइटम। साचा, रेडीमेड साचा या ढांचे को इस्तेमाल करके बनाना। उसके बाद ये कैबिनेट्स मतलब ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, आइटम्स को रखने के लिए छोटे छोटे जो बॉक्स बनाए जाते हैं, इसको बोला जाता है कैबिनेट्स। प्लास्टिक के जो होते हैं ना छोटे छोटे बक्से, उसको बोला जाता है। याद रहे, एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू पोल्यूशन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यूजुअली जो आर्टिफिशियल पॉलीमर है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब एक बार अगर कहीं पे फेंक दिए तो वो वैसे ही रहते, उसको बैक्टीरिया डिग्रेड करके डिकम्पोज नहीं कर सकते, कई सालों तक, हजारों सालों तक वैसे ही रहेंगे, तो इससे प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता है। ओके, ना इसके बाद है समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। याद रहे जितनी भी हमने रिएक्शन देखी है इधर है, बस देख लो, मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ। हाइड्रोजनेशन है, हेलोजिनेशन है, और इनके छोटी मोटी रिएक्शन भी इधर दिखाई गई है। देखो इधर एक आध रिएक्शन, बहुत ही सैंपल, तुम इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रहने के लिए। ये देखो, ये देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद रहे। मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, सब कुछ दिया हुआ है इधर, ये पूरा टेबल लिखना है तुमको। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है, वाटर का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है हर जगह पर। उसके बाद है अदर रिएक्शंस हमने देखी, जो कि ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस और पॉलीमराइजेशन, ये 3 रिएक्शन। तो अल्किन बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाता है और वो रिएक्शंस यहाँ पे समराइज कर दी गई है।